नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है कलयुगी बेटों की करतूत। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। रघु मेरा गहरा मित्र था। वह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। हम दोनों ने मुरादाबाद जैसे महानगर के प्रसिद्ध महाविद्यालय हिंदू कॉलेज में एक साथ ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त कर ली थी। यह कॉलेज रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। मेरी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी होने के बाद मैं अपने पैतृक गांव निजामुद्दीनपुर शाह वापस आ गया था और यहां पर कुछ दिन यूं ही भटकता रहा। गांव में अक्सर आय के स्रोत ना के बराबर होते हैं, अतः मैं एक गांव के विद्यालय में व्यक्तिगत अध्यापक के रूप में पढ़ाने लगा था और इसी बीच मेरी शादी दीपा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हो गई थी। पिताजी अपने कार्य में संलग्न रहते थे। जिंदगी की गाड़ी बेरफ्तार चल रही थी। घर में मेरा पूरा परिवार, जिसे आज की भाषा में संयुक्त परिवार कहना ही उचित था, सभी एक साथ रहते थे, जिसमें मेरी दादी जी, दादाजी, माता पिताजी और मैं और मेरी पत्नी दीपा रहती थी। मेरे चाचा जी पहले से ही शहर अलीगढ़ में आकर के बस चुके थे। मेरी पत्नी दीपा बहुत सुलझी हुई और समझदार, गंभीर प्रवृत्ति की महिला थी। वह किसी भी कमी को मेरे सामने शो नहीं करती थी और ना कोई परिवार की छोटी मोटी टेंशन को अपने दिमाग में अधिक ध्यान में रखती थी। वह जैसे भी परिस्थिति होती उनमें अपने आप को ढाल लेती थी। बस यूं ही जिंदगी की गाड़ी धीरे धीरे चलती रही और धीरे धीरे बाबा, दादी, दादा, सब के सब प्रिय सदस्य एक एक करके सब मुझे छोड़ करके चले गए। अब मेरी मां पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई थी, परिवार की बुजुर्ग महिला मुखिया होने के नाते। इसी बीच मैं दो पुत्रों का पिता बन चुका था, बड़ा बेटा चंदन और छोटा बेटा सनत कुमार। जब सनत कुमार 1 साल का था कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उस समय मेरी उम्र कम से कम 24 वर्ष रही होगी। घर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट चुका था। मेरी समझ में नहीं आता कि अब मैं गृहस्थी की गाड़ी को कैसे संचालित करूंगा, क्योंकि मेरे पास ना कोई मेरा तजुर्बा और ना कोई जिम्मेदारी निभाने का कोई मंत्र था। बस कुछ दिन मैं यूं ही इधर उधर निर्लक्ष्य भटकता रहा। एक दिन मेरी माताजी ने मेरा हौसला बढ़ाने के उद्देश्य से मुझसे कहा, बेटा कुमार, चलो अब हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए और शहर में एक साथ सब चलो। वहां हम सब मिलकर के कुछ न कुछ कार्य करके तुम्हारा हाथ बटाएंगे। किंतु मैंने अपनी माँ जी की बात को सुन करके अनसुना कर दिया। कुछ समय और गुजरता गया। पिताजी के गुजरने के बाद से मेरी प्रतिदिन की दिनचर्या वही थी जो उनके जीवित होने पर होती थी। अतः कुल मिलाकर के यह कि मैं पहले की भांति सुबह उठ करके नित्य कर्मों से फारिग हो करके एक व्यक्तिगत विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु चला जाता और 2 बजे विद्यालय से सीधे ही घर ना आकर के एक आश्रम, जो सुंदर आश्रम के नाम से विख्यात था, वहां मंदिर पर चला जाता और शाम ढलते ही अपने गांव को वापस आ जाता। बस यही थी मेरी दिनचर्या। ना कोई जिम्मेदारी का बोध और ना कोई भविष्य की चिंता। घर का खर्च कैसे चलता है यह भी मुझे पता नहीं था। मेरी माताजी मेरे पिताजी की मासिक पुण्यतिथि पर पिताजी के निधन के बाद से हर माह कम से कम 1 या 2 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराती थी और उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देती थी। इस तरह से 11वें माह में पिताजी की बरसी का कार्यक्रम पूर्ण करने के बाद मैं घर को चलाने हेतु कार्य की तलाश में दिल्ली जैसे महानगर में अपने एक दोस्त के साथ आ गया। दिल्ली में मेरे गांव के बहुत सारे लोग किराए पर कमरा लेकर के मेहनत मजदूरी का कार्य करते थे। मैं जिस शख्स के पास गया था वह व्यक्ति बिल्डिंग पेंटर था। मेरा मतलब
वह बड़ी बड़ी बिल्डिंग पोतने का ठेका लेता था। अतः घर वालों को कुछ धन कमा करके ले जाना है, इसी विचार भाव के साथ मैं उन लोगों के साथ काम करने लगा। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो कला यानी ड्राइंग में मुझे विशेष रुचि थी। मेरे पिताजी भी एक अच्छे चित्रकार थे, अतः मुझे कला के प्रति झुकाव पैतृक विरासत के रूप में मिला था। किंतु यह पेंटिंग का शौक मैं स्कूल के बाद खाली समय में ही पूरा करता था, जबकि मैं घर पर रहता था अथवा छुट्टियों के अवसर पर मैं हार्ड बोर्ड पर प्राकृतिक चित्र, स्त्री पुरुष आदि कलाकृतियां विभिन्न मुद्राओं की ऑयल पेंट से बनाया करता था। किंतु मजबूरी में मैं बिल्डिंग्स पोतने के कार्य में मैं अब संलग्न हो गया। इस तरह मुझे दिल्ली जैसे महानगर में मुझे 15 दिन बिल्डिंग पोतने का कार्य एक व्यक्ति के साथ करने का समय मिल गया। जब वह कार्य खत्म हो गया तो मैंने ठेकेदार से जो काम किया था उसके पैसे लेकर के अपने गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे दिन छोटी दिवाली का त्योहार सब लोग मना रहे थे। मैं पूरे दिन का सफर तय करके घर आया तो मैं अपनी पत्नी दीपा और दोनों बच्चों को बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते पाया। यह मेरे जीवन का पहला मुझे सबक मिला था पिताजी की अनुपस्थिति में दीपावली मनाने का। दीपावली खुशियों का त्योहार है, अतः सभी अमीर गरीब लोग इसे अपने अपने स्तर से सभी मनाते हैं, पर हम लोग मिडिल क्लास और मजदूर वर्ग के अपनी अपनी औकात के अनुसार मनाते हैं। और उस समय हमने भी दीपावली अपनी औकात के अनुसार मनाई, पहली बार पिताजी के बिना। धीरे धीरे दिन बीतते चले जा रहे थे। इसी बीच मेरी माँ जी ने मेरी छोटी बहन का विवाह एक सुदर्शन युवक से संपन्न करा दिया। मेरे परिवार में मेरे सगे चाचा जी और उनका परिवार भी था, किंतु उनका कभी भी हमें सहयोग अब तक नहीं मिला था। चाचा जी का सहयोग के नाम पर सिर्फ खाली अधिकार दिखाना था। खैर, जैसे तैसे ईश्वर के भरोसे गृहस्थी की गाड़ी चलती ही रही। इसी बीच मेरे एक शिक्षक मित्र ने मुझे नजदीक शहर बरेली के एक सरस्वती विद्या मंदिर ब्रजलोक कॉलोनी पीलीभीत मार्ग बरेली में अस्थायी रूप से कलाकृतियों को बनाने एवं डेकोरेशन और एक दो विषयों को पढ़ाने हेतु अस्थायी शिक्षक के रूप में लगवा दिया। मैं विद्यालय में ही रहता था। मेरा कार्य चित्र बनाना, डेकोरेशन और एक दो पीरियड लेने का था। मेरे साथ ही सभी आचार्य कर्मठ और सहयोगी थे। इन्हीं आचार्य में से मेरे एक मित्र शशिकांत मिश्र भी थे, जो मेरे परम मित्र बन चुके थे। बरेली सरस्वती में मैंने एक चित्र सूर्य नमस्कार आसन की 10 स्थितियों को दर्शाने वाला अपनी कल्पना के आधार पर अखंड भारत के नक्शे में एक सोपान की दीवार भित्त चित्र के ऊपरी भाग पर ठीक सोपान के ऊपर ऑयल कलर से बनाया। उस चित्र को देख करके हमारे कई पदाधिकारी ने मेरी सराहना भी की थी। समय गुजरता गया। कुछ समय बाद विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री योगेश गुप्ता जी ने मुझे अचानक अपने ऑफिस में बुला करके 1 जनवरी को एक पत्र देते हुए यह कहा कि आप फरीदपुर सरस्वती शिशु मंदिर में चले जाओ। अतः मैं अपने सभी साथियों को बिना बताए अपने घर वापस चला आया और फिर कभी भी उस ओर मुंह न उठा करके देखने की इच्छा के साथ मैं घर पर लगभग पूरी जनवरी अकर्मता के साथ पड़ा रहा। इसी बीच एक घटना के अंतर्गत मैं अलीगढ़ आ गया। यहाँ पर मेरी बड़ी बहन जो मुझसे छोटी थी अपने पति के साथ अपना घर बना करके रहती थी। मैं उसके यहाँ पर रुक करके काम की तलाश में अब भटकने लगा था। भटकते भटकते एक दिन मैंने सब्जी मंडी धनीपुर के गेट पर एक दुकान के पास खड़ा होकर के एक पेंटर को दीवार पर पेंटिंग का काम करते देखा। वह पेंटर एक शब्द लिखता और थोड़ी देर विश्राम करता और फिर अगले शब्द को लिखने में पुनः उतना ही समय लेकर के अपना कार्य बेहद मंथर गति से करता। उसकी इस आदत पर मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आने लगा, पर मैं अपने को शांत करके उससे बोला, भाई पेंटर साहब, आप तो एक एक अक्षर लिखने में लंबा समय लगा रहे हैं और अपना टाइम व्यर्थ में बेकार कर रहे हैं। प्रति उत्तर में पेंटर साहब ने मेरी ओर चश्मे में से घूर करके देखा और अगले पल अपने हाथ में पकड़ा बुरुश मेरी ओर बढ़ाया और कहा, लो भाई, आप ही जल्दी जल्दी लिखो। अचानक मुझे क्या हुआ कि मैंने उनकी इस बात को चैलेंज मान करके उसके हाथ से बुरुश पकड़ा और उनसे बोला, ठीक है, आप बोलते जाओ, मैं सारा
लिखता हूँ। और फिर मैंने अगले 5 मिनट में उसका सारा कार्य फिनिश कर दिया। अगले पल उस पेंटर ने मुझसे कहा, आप क्या करते हो? कुछ भी नहीं, बस खाली हूँ। तो मेरे साथ काम कर लो, मैं तुम्हें 70 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दूंगा। उस समय एक मजदूर की दैनिक मजदूरी केवल 70 रुपए ही थी। अतः अंधे को क्या चाहिए? बस 2 आंखें। अतः मैंने उसका ऑफर बेझिझक स्वीकार करके उसको अपना पता दे दिया। और फिर अगले दिन वह पेंटर साहब मेरे घर आ गए। जलपान कराने के बाद मैं भी अपनी साइकिल से उनके साथ कार्य करने निकल पड़ा। इस तरह मैं उनके साथ लगभग 1 महीना वॉल पेंटिंग का कार्य करता रहा। इसी बीच मुझे उस पेंटर की बहुत सी ऐसी आदतें जो मुझे पसंद नहीं थी पता चल चुकी थी। मैंने कई बार कोशिश की कि मैं उसके साथ काम कर सकूं, लेकिन उसकी आदतों के बीच मैं अब समझौता नहीं कर सका, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। अब मेरे सामने वॉल पेंटिंग के रूप में मेरी जीविका उपार्जन के रूप में एक विकल्प मुझे मिल चुका था। सो मैं सेल्फ पेंटिंग कुमार पेंटर के नाम से करने लगा। और फिर ईश्वर के आशीर्वाद से मेरा कार्य अच्छी तरह चल पड़ा। अब हम अपने परिवार को साथ लेकर के अलग किराए पर कमरा लेकर के रहने लगे। गांव के घर में ताला लगा दिया गया था। इस तरह जुलाई माह में मैं एक दीवार पर एक स्कूल का ऐड लिख रहा था कि एक निकट के स्कूल की टीचर मुझसे उस ऐड के बारे में बात करने लगी। आप क्या हिसाब से पेंटिंग करते हैं? जी मैम, 1 रुपए स्क्वायर फीट। मैंने स्कूल वॉल पेंटिंग के रेट के बारे में बोला। उस टीचर की पेंटिंग के रेट्स जो उस समय के थे उसे अच्छी तरह से समझाया। वह टीचर मेरे बात करने के ढंग से काफी प्रभावित हो करके बोली, आपकी बातों से लगता है कि आप कुछ पढ़े लिखे हो। वैसे वॉल पेंटिंग करने वाले लोग कम ही पढ़े लिखे होते हैं। मैंने उसकी बात के उत्तर में हंस करके कहा, मैडम ज्यादा नहीं, इंटर पास हूँ। तो आप किसी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा लेते? मेरे अंदर छिपी पीड़ा जागृत हो चुकी थी। मैंने उस टीचर से दुखी स्वर में कहा, मैडम मैंने बहुत समय तक पढ़ाया है, पर अब शिक्षण कार्य से मेरा मन ऊब चुका है। उस टीचर ने मुझे हैरत से देखा और पुनः समझाया, खो यह कार्य जो तुम करते हो उसे तो कम पढ़े लिखे लोग भी कर सकते हैं। हाँ, तुम इस टीचिंग लाइन से जुड़ोगे तो तुम्हारे रहन सहन के स्तर और बोलचाल में भी सुधार होगा। प्रति उत्तर में मैंने उस टीचर से कहा, ठीक है मैम, मैं आपकी इस बात पर विचार अवश्य करूंगा। और मैं अपने कार्य में संलग्न हो गया। इस तरह काम की अधिकता से मुझे उस टीचर की बात का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं रहा। एक दिन जब उस दिन मैंने उस मैडम के उस सुझाव पर विचार किया तो उस वक्त तो उसकी बात में अंततः सच्चाई मुझे महसूस हुई और मैं अगले पल निश्चय कर मैं विचार करता उस मैडम के पास गया। उसने मुझे पूर्ण सहानुभूति दिखाई और बोली, फिलहाल मेरे विद्यालय में इस समय जगह नहीं है। हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक परिचित के स्कूल में भेज सकती हूँ। मैंने सोचा चलो आज वैसे भी छुट्टी कर ली है, अतः ट्राई करने में कोई हर्ज ही क्या है। अतः मैं मैडम के बताए पते पर चला गया और मुझे उन्होंने 300 रुपये मासिक वेतन पर रख लिया। अब मैं नियमित समय पर विद्यालय जाता और विद्यालय से अवकाश होने के बाद पार्ट टाइम के रूप में वॉल पेंटिंग करने दूर दूर साइकिल से जाने लगा। मुझे अक्सर यह डर लगा रहता कि कोई मुझे मेरा परिचित व्यक्ति पेंटिंग करते देखना, किंतु यह भी भ्रम दूर हो गया था क्योंकि अब धीरे धीरे मेरा काम अच्छा चलने लगा था। इसी बीच मैंने अपने सिद्धांत से समझौता न करते हुए एक दिन वह विद्यालय छोड़ दिया जिसमें मुझे उस लेडी टीचर ने लगवाया था। जिस विद्यालय में अब तक पढ़ाया था उसी के निकट घर के एक डॉक्टर साहब अपने स्कूटर की नेम प्लेट पर नंबर डलवाने मेरे घर आए। उनसे मैंने विद्यालय छोड़ने की बात बताई तो उन्होंने मेरे समक्ष स्वयं का विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा और मुझसे एक गांव का पता दे करके अगले दिन आने की कह करके चले गए। अगले दिन जब मैं वहां उनसे मिलने उस गांव में गया तो उन्होंने मेरा परिचय एक अध्यापक के रूप में वहां के लोगों से करवाया। उन सभी लोगों के प्रतिक्रियात्मक सहयोग से मेरे अंदर मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः जागृत हो गया और मैंने अगले दिन से एक नए विद्यालय का एक व्यक्तिगत स्थान पर शुभारंभ कर दिया।
इस तरह धीरे धीरे वह व्यक्तिगत विद्यालय सही ढंग से चलने लगा। उसकी मान्यता संबंधी कानूनी प्रक्रिया भी अतिशीघ्र पूरी कर मान्यता ले ली और तब से अब तक मैं टीचिंग लाइन में पूरी तरह से जुड़ गया था। यह सब पुरानी यादें अतीत के चलचित्र की भांति मेरे सामने चंद मिनट्स में किसी चलचित्र की भांति कौंध रही थी, क्योंकि आज सुबह मेरे सहपाठी मित्र रघु का फोन मेरे पास आया था। रघु की रुड़की में पोस्टिंग हो चुकी थी, अतः मैंने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया था और अगले सप्ताह रघु हमारे निमंत्रण पर घर आने वाला था अपनी बीवी बच्चों के साथ। इस बारे में मैंने अपनी पत्नी दीपा और बच्चों को भी बता दिया था कि मेरा अंतरंग मित्र रघु आ रहा है, अतः उसके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी पत्नी ने उसी से सब व्यवस्थाएं देखना शुरू कर दी और फिर निर्धारित दिन आने पर मेरे मित्र का फोन आया कि कुमार, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मैं उसी तारीख को रिटायर हो रहा हूं। साथ ही एक दुखद खबर यह है कि मेरी पत्नी भी इसी बीच चल बसी। मैंने जिस तारीख को तुमसे आने का वायदा किया था, अतः दरअसल मुझे याद नहीं रहा कि इस 30 मई को मैं रिटायर होने वाला हूँ। मैंने अपने मित्र को टेलीफोन के माध्यम से उसे आश्वस्त कर दिया कि कोई बात नहीं, इस दुख की बेला में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें फुर्सत मिले तो जरूर आना। समय बीतता गया, इधर मैं भी अपने विद्यालय में व्यस्त हो गया। पता नहीं कब 1 वर्ष यूं ही बीत गया और अब लौट करके फिर वही छुट्टियों का जून महीना आने वाला था। बस 1 सप्ताह का समय शेष था, अतः मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, चलो हम जून की छुट्टियों में इस बार आपके रुड़की वाले दोस्त रघु के यहाँ क्यों ना चलें? प्रस्ताव तो बढ़िया है, चलो घर पर बच्चों से सलाह मशवरा लेते हैं। मैंने पत्नी दीपा को आश्वासन दिया। जब हम विद्यालय से घर वापस आए तो सायंकालीन भोजन पर सभी बच्चों और बधुओं से मैंने और दीपा ने चर्चा की। सभी ने क्रमशः अपने छुट्टियों का कार्यक्रम हमें बताया। हमारी छोटी बधू राखी को घूमने का कुछ अधिक ही शौक था, अतः वह भी हमारे साथ चलने को तैयार हो चुकी थी, पर मैंने उसे समझाया कि बेटा अभी हमें हो आने दो, पता नहीं वह रुड़की में किस तरह रह रहा होगा। सुना है उसके बेटे की बहू जी एक वकील हैं, अतः मेरी पुत्र वधू स्थिति समझ करके मान गई और इस तरह हम दोनों पति पत्नी अपने मित्र से मिलने रुड़की पहुंच गए। रुड़की पहुंच करके अब हमें अपने मित्र की तलाश करनी थी, अतः दिए गए पते पर 2-4 लोगों से पूछते हुए हम भटकते भटकते आखिर में अपने मित्र के दरवाजे पर पहुंच ही गए। मैंने खुश होकर के डोरबेल का स्विच पुश किया। दिन के 11 बज रहे थे, अतः हम प्रतीक्षा करते रहे कि कोई दरवाजा खोले, पर कोई गतिविधि ना पा करके मैंने पुनः एक बार फिर व्यग्रता से स्विच दबाया। उत्तर पहले की भांति शून्य था। कुछ पल प्रतीक्षा के बाद भी परिणाम उपयुक्त न मिलने पर पुनः इस बार मैंने डोरबेल के स्विच से हाथ अलग नहीं हटाया। फलस्वरूप डोरबेल की आवाज लगातार अंदर की ओर तेजी से गूंज उठी, अतः आवाज लगातार आने से साथ ही एक जवान व्यक्ति तेज कदमों से चलता हुआ गेट के निकट आकर के जोर से चिल्लाया, कौन है बे? और गेट खोलने के बाद वह हम दोनों पति पत्नी को देख करके एक बार फिर तेज स्वर में चीखा, क्या आपको डोरबेल बजाने की तमीज नहीं मालूम है क्या? सॉरी भाई, गलती हो गई। मैंने बात को संभालने के इरादे से उस नवयुवक से कहा, बोलो क्या काम है? वह सीधा पॉइंट पर आता हुआ बोला। मैंने उससे संयत भाषा में कहा, क्या यहाँ मिस्टर रघु रहते हैं? जी हाँ, रहते तो हैं, पर आपको उनसे क्या काम है? उसने मुझे ऊपर से नीचे तक विचित्र नजरों से घूरते हुए रूखेपन से पूछा। बस उन्हें इतना बोलना कि अलीगढ़ से कोई कुमार उनका क्लास फेलो मिलने आया है। जी, इस समय वह किसी जरूरी कार्य से बाहर गए हुए हैं। लगभग आधे घंटे बाद आप उनसे मिलने आ जाना। अभी वह युवक मुझसे बात ही कर रहा था कि अंदर से एक कर्कश नारी स्वर पुनः सुनाई पड़ा, सानू, अरे क्लिनिक नहीं जाना है क्या? हरी अप, जल्दी नाश्ते पर आओ। आता हूँ डार्लिंग, कहता हुआ वह युवक गेट बंद करके पुनः अंदर की ओर चला गया। पल भर को मैं हतप्रभ था कि आज के नए युवा पीढ़ी को क्या हो गया। क्या वह सब अपने माता पिता का सिखाया शिष्टाचार भूल चुके हैं? इसी बीच दीपा मेरी ओर व्यंग से
देखती हुई मुस्कुरा रही थी। चलो फिलहाल हम आए हैं तो रघु का इंतजार करते हैं, वहां सामने उस पार्क में बैठ करके, मैंने दीपा से अपनी झेप मिटाने के उद्देश्य से कहा। और अगले पल दीपा और मैं पार्क में बनी पत्थर की बेंच पर बैठ करके रघु का इंतजार करने लगे। वैसे भी इसके अलावा और कोई विकल्प भी तो नहीं था हमारे पास, अतः मैं एक कहानियों की पुस्तक निकाल करके चुपचाप पढ़ने लगा। साथ ही बीच बीच में मैं चोर नजरों से हर 10 मिनट के बाद रघु के घर के दरवाजे पर नजर डालता रहता था। दीपा अब बैठे बैठे बोर हो चुकी थी, अतः वह कुछ सोचते हुए बोली, अगर आपके दोस्त ने भी आपको नहीं पहचाना तो? मैं कुछ पल मौन रहा और फिर दीपा से बोला, कोई बात नहीं यार, अगर हमें रघु नहीं पहचानता है तो कोई बात नहीं, हम वापस एक दिन होटल में रुक करके अलीगढ़ चले जाएंगे। दीपा मेरी ओर तिरछी नजर से देख करके मुस्कुराई। मैं उसकी मुस्कान का अर्थ समझता था। अभी हम आपस में बात ही कर रहे थे कि रघु पैदल पैदल साइकिल हाथ में पकड़े और एक हाथ से दूध की डोलची थामे आता हुआ दिखाई दिया। उसने साइकिल स्टैंड करने के बाद डोर बेल बजाई। अंदर से एक युवक महिला जो कि जीन्स और टॉप पहने थी ने दरवाजा खोला और अगले पर जोर जोर से चिल्लाती हुई बोली, आपको कोई भी काम सलीके से नहीं करना आता है। बहू साइकिल का ब्रेक खराब था, अतः मुझसे साइकिल रुकी नहीं और टकरा गई। इसमें मेरा क्या दोष है? मैंने देखा रघु का पैंट फट गया था, साथ ही उसके पैर में चोट लगने के कारण वह लड़खड़ा रहा था। तभी अंदर से उसका बेटा आया, वह भी रघु को डांटने लगा, आप कोई काम कायदे से तो कर ही नहीं सकते हैं, चलो अब जाओ अंदर जा करके पट्टी करा लो। वह लड़का कठोर आवाज में बोला। रघु अंदर जाने लगा तो उसने पुनः कहा, देखो वह जो पार्क में सामने बेंच पर बैठे हैं वह आपको पूछ रहे थे। रघु हमारी ओर देखने लगा था और जब उसने मुझे पूरी तरह से पहचान लिया तो बोला, अरे कुमार तू यार वहां क्यों बैठा है? रघु खुशी में भरा मेरी ओर आने लगा। तभी उसकी पुत्र वधू ने उसे टोका, किन किन फालतू लोगों को बुला लेते हो घर पर? बेटा ऐसे मत कहो, वह मेरा दोस्त कुमार है जो अलीगढ़ में रहता है। तो क्या हुआ, हम नाचे गाएं? और वैसे ही घर पर काम करने वाली नौकरानी नहीं है और संजना की कोर्ट की छुट्टी भी अभी नहीं हुई है। मैं दोनों पिता पुत्र की वार्तालाप ध्यान से सुन करके बीच में ही ठिठक करके खड़ा हुआ। तभी दीपा सूटकेस हाथ में लेकर के आगे बढ़ी और बोली, नमस्ते भाई साहब, बहू की सहायता करने के लिए कोई ना कोई जरूर होना चाहिए। भाभी जी क्या बताएं, अब तक सानू की माँ जिंदा थी, उसके होते सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। चलो अंदर ले जाकर के बात करो, सब बात अब यहीं सुनाओगे? सानू की पत्नी ने रघु से उलाहना दे करके कहा। रघु दीपा से सूटकेस लेकर के अंदर चला, साथ ही मैं भी रघु के साथ था। उसने हमारा सामान गेस्ट रूम में रख दिया और स्वयं तेजी से अपनी पुत्र वधू से बोला, बेटी 2 कप चाय बना दो। सॉरी डैडी, मैं पहले ही ऑलरेडी लेट हूँ, अब और लेट नहीं हो सकती हूँ, अतः आप स्वयं ही अपना कार्य करो। कहती हुई वह गेट से बाहर निकल चुकी थी। दूसरी ओर उसका बेटा गैराज से अपनी नई गाड़ी निकाल चुका था, अतः वह गेट बंद करके दोनों एक साथ स्विफ्ट में बैठ करके चले गए और अगले पल स्विफ्ट तेजी से हवा के साथ बात करती हुई आगे निकल करके आंखों से ओझल हो गई थी। मैं और दीपा रघु की मजबूरी देख और सुन चुके थे। रघु सुस्त सा 20 मिनट बाद एक ट्रे में नाश्ता और चाय की केतली कप के साथ लाया। आते ही दीपा से बोला, भाभी जी सॉरी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, और अपने होठों पर एक फीकी बेबस मुस्कान लाता हुआ बोला, अरे यार रघुनाथ, तू आज कैसी गैरों वाली बात कर रहा है? मैंने रघु के जख्मों पर मरहम लगाने का असफल प्रयास किया। नहीं कुमार, आज तू कुछ मत कह, वर्षों पुराने इस दर्द को निकाल जाने दे यार, जो मैं तेरी भाभी के मरने के बाद से अब तक चुपचाप सीने में दबाए रखे बैठा था, आज वह एक गहरी ठोकर से भरभरा करके बहने लगा है। रघु के आंसू आंखों से निकल करके गालों पर आ चुके थे। मेरे यार रघु, प्लीज मत बहा ये आंसू, मैं तेरे दिल के दर्द को खुद अपने हृदय से महसूस करता हूँ। मैं रघु के दर्द को समझ रहा था, दरअसल मैं उसे और दुखी नहीं देखना चाहता था।
मेरी पत्नी दीपा ने रघु के आंसू पोंछ दिए और बोली, भाई साहब, हम आपको कोई अजनबी नहीं बल्कि यह आपके पुराने सहपाठी हैं। यह सब ऐसा तो घर में चलता ही रहता है। दीपा ने रघु को समझाते हुए कहा। रघु बहुत देर तक उसी अवसाद की स्थिति में बैठा रहा। मैंने दीपा को इशारा कर उसे किचन में खाना बनाने को बोला। अतः दीपा ने बड़ी समझदारी से रघु से कहा, भाई साहब, मैं आपको खाना बना के लाती हूँ, बताइए क्या सब्जी बनवानी है। भाभी जी, मैं कैसा दुर्भाग्यी हूँ जिनके घर आया मेहमान खुद अपने हाथ से स्वयं खाना बना करके खाए। रघु विलाप करते हुए बोला, रघु यार, तू आज कैसे गैरों जैसी बात कर रहा है। जा अपनी भाभी को किचन का रास्ता दिखा के मेरे पास आ। रघु बड़ी मुश्किल से दीपा को किचन में ले करके गया। दीपा ने देखा किचन की हालत बहुत खराब थी। किचन में रखी हर एक जरूरी वस्तु उल्टी सीधी बेतरतीब से पड़ी थी। मसाले के डिब्बे इधर उधर पड़े हुए थे। गैस के चूल्हे पर जमा आटे की परत चुंगली कर रही थी कि गृहिणी किस श्रेणी की महिला है। एक ओर जूठे बर्तनों का ढेर सिंक में लगा हुआ था। दीपा ने हौसला करके सब बर्तनों को क्रम से साफ करके सही करके सजाए। चूल्हे को साफ करके शेष किचन की रूपरेखा ही कुछ देर में बदल दी। लगभग आधा घंटे में खाना तैयार कर उसने डाइनिंग टेबल पर लगा दिया और आकर के बोली, चलो खाना तैयार है। रघु कभी आंखों में आंसू भरे दीपा को देखता और कभी मेरी ओर। इस हरकत पर मैं मुस्कुरा करके बोला, देखा, यह है बीबियों का जादू। चल उठ, खाना खाते हैं। रघु उठा और मेरे साथ चल करके डाइनिंग टेबल के पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गया। एक मुद्दत हो गई थी इस टेबल के निकट बैठ करके खाना खाए हुए। वह ठंडी सांस लेता हुआ बोला, भूल जा यार पिछली बातों को। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, किंतु रघु था कि वह उन बातों को भूलना नहीं चाहता था। उसे वह सब पुरानी बातें एक दर्द बन करके चुभ रही थी। वह पुरानी यादों में खोया रुक रुक करके बोल रहा था, कुमार भाई, जब पहली संतान उत्पन्न होती है तो सोचो उस समय माँ और पिता को कितनी खुशी महसूस होती है। यही सब खुशी मुझे भी कभी हुई थी जब यह सानू पैदा हुआ था। दूसरी संतान एंजिल के आने के 2 माह बाद मेरी नौकरी रुड़की पावर प्लांट में मेरी नियुक्ति हो गई। घर में खुशहाली ही खुशहाली थी। मैं रागी सानू की मां को अपने साथ लेकर के रुड़की आ चुका था। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा था, बेटा रघु, तुम्हारा बहू को लेकर के नौकरी पर जाना क्या उचित है। किंतु उस समय मैं भूल गया था कि जो जैसा अपने माँ बाप के प्रति करता है, भगवान भी उससे मैं सूद ब्याज के साथ वापस लौटाता है। और आज मैं स्वीकार करने में जरा भी नहीं हिचकूंगा कि जो मैंने अपने माता और पिता के प्रति जरा सी भी लापरवाही बरती थी, यह सब आज उसी पाप कर्मों का परिणाम है। रघु के मन की छिपी पीड़ा निकल करके पूरे बेग से आंखों के रास्ते बह निकली, आंसुओं के रूप में आंखों से। मैं भी सोच रहा था कि काश मैंने तो कोई ऐसी गलती अपनी समझ से तो अपने माँ और पिता के साथ नहीं की है। मैं सोच रहा था मेरा परिवार सब एक ही जगह संयुक्त रूप से साथ था। पिताजी के साथ मेरी माताजी नौकरी पर साथ रहती थी और मैं अपने दादा दादी जी के साथ रहता था। मैं कुछ समय पिताजी के साथ रह करके हमारे दादाजी के पास पुनः आ जाती थी। हमें हमारे दादाजी ने जो प्यार जो संस्कार दिए, आज हम उनके ऋणी हैं। आज मेरे पास मेरी माँ पिताजी कोई नहीं है। आज भी मुझे लगता है कि वह हमें हमारे बीच संस्कारों के रूप में उपस्थित हैं। हो क्यों उपस्थित हो? क्योंकि कोई भी कार्य के करने से पहले मुझे दादा दादी माँ और पिताजी के दिए हुए संस्कार याद आ जाते हैं। अरे आप दोनों तो खाना खाने के बजाय पता नहीं क्या क्या सोचने लगे। दीपा मुझे और रघु को घूरते हुए प्यार से डांटती हुई बोली, अरे रघु यार, पहले खाना खाओ
फिर हम सब मिल करके तेरी समस्या का समाधान खोजते हैं। मैंने रघु को आश्वासन दे करके समझाया। वह बहुत संवेदनशील हो गया था। मेरे समझाने पर वह खाना खाने लगा। हमारे खाना खाने के बाद दीपा ने भी खाना खाया और फटाफट जूठे बर्तनों को साफ करने के बाद वह भी हम दोनों के बीच आकर के एक कुर्सी पर बैठ गई। हम और दीपा समझ चुके थे कि रघु की क्या समस्या है, अतः दीपा ने सुझाव दिया कि रघु के बेटे सानू को समझाया जाए। उसके बाद उसकी पत्नी को भी समझा करके स्त्रियों के कर्तव्य का ज्ञान कराया जाएगा, तो जरूर उसे अपने आप अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। तब इस समस्या का समाधान स्वयं हो जाएगा। अतः हम लोगों को दीपा का सुझाव भा गया। अब हम उन दोनों के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे और दोपहर 2 बजे के करीब दोनों पति पत्नी वापस आ गए। दोनों ही बढ़िया मूड में थे। दोनों गीत गुनगुनाते हुए एक दूसरे का हाथ थामे मस्ती में चलते हुए ड्राइंग रूम में आए और रघु से सानू की बीबी जो वकील थी बोली, डैडी आपने खाने में क्या बनाया है? हमें जोर की बहुत भूख लग रही है। रघु भौचक्का सा दीपा का मुंह ताकने लगा। दरअसल हम सबको उन दोनों से इस तरह के प्रश्न की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं भी बहू के इस प्रश्न का जवाब तत्कालिक नहीं दे सका, लेकिन दीपा कुछ देर बाद बहुत ही मधुर आवाज में बोली, बेटी तुम्हारे डैडी पर तो चाय भी बनानी नहीं आती है और तुम हो कि खाने की बात कर रही हो। अभी दीपा अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रघु की पुत्र वधू ने अपने एक वकालती दांव पेंच दीपा पर ही आजमाने शुरू कर दिए। वह एकदम से बोली, कोई बात नहीं आंटी, डैडी को बनाना नहीं आता है तो, पर आपको भी तो ध्यान रखना चाहिए था कि घर में एक बहू और बेटे भी हैं। कम से कम आप तो खाना बना ही सकती थी हमारे लिए। पर उसकी इस दुष्टता पर मुझे भी क्रोध आ गया। अतः मैं कुछ ऐसा कहना चाहता था कि वह कभी भूल ना पाए, किंतु दीपा ने उसे हंस करके जवाब दिया, बहू जी आपने अपनी मम्मी डैडी से बस यही सीखा कि कोई मेहमान आए और उसी से काम कराया जाए। रघु की पुत्र वधू इस प्रत्युत्तर से निरुत्तर हो चुकी थी। अब बोलने की बारी रघु के बेटे सानू की थी। वह अपनी पत्नी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया, अतः वह शीघ्र ही बोला, आंटी आप तो मेहमान हैं, आपको मेहमानों की ही तरह व्यवहार करना चाहिए। वाह बेटा वाह, क्या बात कही है, रघु तड़प करके बोला। सानू के जवाब के प्रति उत्तर में दीपा केवल कुछ पलों तक मुस्कुराती रही थी, पर वह बोली कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि दीपा अब शायद गुस्सा में भर करके ही सानू को खरी खोटी ना सुना दे। यही सोच करके मैं दीपा के मुंह को ताकने लगा। संजना जो रघु की पुत्र वधू थी, अब वह सानू के निकट सट करके ऐसे खड़ी हो गई थी मानो वह कोई विशेष अवार्ड जीत करके आई हो, और अब वह अपने बॉडीगार्ड के सुरक्षा घेरे में खड़ी हो और इसी के साथ वह दीपा की ओर देख करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी। यह उसका कृत्य आग पर घी डालने जैसा था और सानू भी उसे आवश्यक रक्षात्मक कवच के रूप में उसका साथ दे रहा था, मानो वह कोई पुरस्कार जीती हो और सानू का जवाब इस बात का सर्टिफिकेट हो। अकस्मात मुझे रघु की आवाज सुनाई पड़ी, वाह बेटा वाह, मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। वाह, खूब नाम रोशन किया है तुम दोनों ने मेरा। रघु की आवाज में अब गहरा क्षोभ उभर आया था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। प्रतिक्रिया में सानू अपने पिता से बोला, हमने ऐसा क्या किया है डैडी जो आपको लगता है कि हमने आपको नीचा दिखा दिया? और डैडी आप जानते ही हैं कि हम कितने बिजी रहने वाले पर्सन हैं। संजना ने नहले पर दहला जड़ा। हाँ मुझे मालूम है कि आप दोनों कितने बिजी रह करके कितना रुपयों का कारोबार करके कितना रुपए रोज कमाते हो। रघु की आवाज में वितृष्णा की लपट स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इससे आपको क्या लेना देना है? हर कार्य सिर्फ लाखों रुपए के लिए ही किया जाता है पापा, सानू ने अपने पिता रघु को उत्तर दिया। डैडी आपने अब तक बस पैसा ही पैसा किया है। अरे जिस समाज में रह रहे हो कम से कम उस समाज के प्रति अब तक कोई सोशल कार्य तो आपने अभी तक किया नहीं। अरे पैसा तो हर कोई कमा लेता है। हम दोनों पति पत्नी ने समाज में सिर्फ इज्जत कमाई है, केवल इज्जत। आज जिधर भी देखो लोग हमें आदर सम्मान देते हैं। संजना ने अपने पति की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तो ठीक है,
जाओ उन्हीं लोगों के साथ रहो और फिर देखना कि वह तुम्हें कितने दिन अपने घर में बिना कमाई के कितने दिन खाना खिलाते हैं और संग रखते हैं। रघु ने क्रोधावेश में जो नहीं कहना था वो कह दिया। पल भर को वहां सन्नाटा सा छा गया। अगर कोई सुई भी गिर जाए तो उसकी आवाज भी उस समय सुनाई दे जाती। मैं और दीपा रघु का मुंह आश्चर्यचकित से ताकने लगे। साथ ही संजना और सानू दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल करके विस्मय भरे हुए कभी रघु को तो कभी वह हम दोनों पति पत्नी को विचित्र नजरों से देख रहे थे। नहीं रघु, यह उचित नहीं है। मैंने रघु को शांत करने की असफल कोशिश की, पर वह क्रोध की अधिकता से कांप रहा था। उसका यह विकराल रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रहने दीजिए अंकल, आप दोनों की वजह से ही आज हमारे पापा हमारे ही घर से निकलने की धमकी दे रहे हैं। सानू पैरों को पटक करके गुस्से और नफरत से मेरी ओर देख करके बोला, हाँ बेटा, सही कह रहे हो। क्या तुमने कभी अपने पिता की भावनाओं को समझा है? मेरे बोलने से पहले ही रघु पुनः जोर से बोलने लगा। मुझे लगा कि क्या मैं ही वास्तव में इस पिता पुत्र के झगड़े की वास्तविक जड़ हूँ? क्या मैं गलत हूँ? क्या सानू का आरोप मेरे प्रति उचित है? आज जो दोष सानू ने मेरे मत्थे जड़ दिया है, क्या उसमें मेरा कोई वास्तविक दोष है? मैं अब अंतर्मुखी हो आत्मचिंतन में लग गया। कुछ पलों को वहां गहरी नीरवता का साम्राज्य स्थापित हो गया। वहां गिरने वाली एक छोटी सी सुई की आवाज भी सुनाई दे जाती। इधर रघु को पता नहीं क्या हुआ था कि वह एक ही बात अपने पुत्र और वधू की सहन नहीं कर रहा था। मुझे मौन देख करके दीपा रघु को समझाने लगी, लेकिन मालूम पड़ता था कि रघु तो आज सब्र का बांध तोड़ चुका था। वह क्रोधावेश में कहता चला गया, जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। यह घर तुमने नहीं बनाया है। जब घर बना लो तब मुझे दिखाना कि कितनी समाज सेवा और कितना ईमानदारी से धन कमाया है। अरे दूसरों को मूर्ख बना करके पैसा कमाने से बेहतर है मैं भूखा ही सो जाऊं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी को अपने पद पर रहते हुए नहीं ठगा है, कभी किसी की बद्दुआ नहीं ली है। आज मैं रिटायर हो गया हूं, पर मेरा आत्मसम्मान अभी भी है। लेकिन तुम दोनों ने मुझे अपना नौकर समझ लिया है। मेरे ही पेंशन से तुम दोनों का पेट भरता है और मुझे ही तुम लोगों ने अपना नौकर बना लिया है। और यहाँ तक कि अपनी माँ को मेरे होते हुए भी उसे एक नौकरानी जैसा जीते जी बना दिया। मैंने यह भी स्वीकार किया, किंतु मैं अपने मित्र कुमार का अपमान मेरे अपने ही घर में हो, यह मैं और मेरे मित्र का अपमान कभी भी नहीं सह सकता हूँ। जाओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। भाई साहब, यह सब ठीक नहीं है। यह आपके बच्चे हैं, प्लीज इन्हें माफ कर दो। गलती इंसान से ही होती है, दीपा ने रघु को समझाया। बेटा सानू, तुम्हें अपनी गलती की माफी मांगने में कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए। अरे यह तुम्हारे पिता हैं, मैंने सानू को प्यार से समझाया। अंकल, मैं अपनी गलती की क्षमा आपसे, आंटी और अपने पापा से मांगता हूं। कहता हुआ सानू मेरे और दीपा के पैरों में झुक गया। मैंने उसे तुरंत उठा करके अपने सीने से लगा लिया। आओ बेटा, अगर सुबह का भटका सांझ को घर वापस लौट आए तो वह रास्ता भूला नहीं कहलाता है। जी अंकल, मैं वास्तव में भटक गया था। सानू के आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल करके उसके गालों पर होते हुए जमीन पर गिर चुके थे। संजना बेटा, तुम भी रघु का ध्यान रखो। तुम दोनों के अलावा अब इसका कौन है? अरे तुम अपने पिता को छोड़ करके अपने पति के घर आई हो, तो यह रघु ही तो तुम्हारा अब धर्म पिता वैसे ही है जैसे तुम्हारे अपने पिताजी हैं। जी आंटी, मुझे आज अपने आप पर आत्मग्लानि हो रही है। आपने हमें अच्छी सीख सिखाई है। काश यह सब मुझे मेरे माँ और डैडी जी ने यह सब सिखाया होता तो हमसे यह गलती कभी भी नहीं होती। हम दोनों पति पत्नी अपनी परंपराओं को भूल करके अपने क्षणिक स्वार्थ की खातिर भटक गए थे। संजना की आवाज भारी हो चुकी थी। उसकी आंखों से पश्चाताप के मोती नीचे जमीन पर बिखरने लगे थे। उसने हम तीनों से अपनी भूल की क्षमा मांग ली। उस समय उस स्थान का वातावरण बिल्कुल शांत था। दीपा ने उस वातावरण को अपनी मधुर आवाज से और हल्का कर दिया। बेटी संजना, चलो हम दोनों मिल करके किचन में कुछ बनाते हैं। जी आंटी, कहती हुई संजना किचन की ओर दीपा के साथ चल दी। इस
तरह वह घर की कलह अब शांत हो चुकी थी। हम दोनों पति पत्नी दूसरे दिन अलीगढ़ आने की तैयारी करने लगे तो दीपा का बैग छीन करके अचानक संजना ने कहा, नहीं आंटी, आप अभी नहीं जाएंगी, अब आप कुछ दिन और हमारे साथ रुक जाएं प्लीज आंटी, कम से कम हमें कुछ आपसे सीखने को ही मिलेगा। भाभी भाभी प्लीज रुक जाइए, आज बरसों बाद मैं यह खुशी अपने इस छोटे से घर में महसूस कर रहा हूँ। रघु दीपा से गिड़गिड़ाते हुए बोला। दीपा मेरी ओर कनखियों से देखने लगी। अब यार, जब रघु और संजना इतना कह ही रहे हैं तो कुछ दिन और यहाँ बिताओ। आज हम रुड़की की खूबसूरती को देखने चलेंगे और फिर इस तरह उस छोटे से परिवार में खुशियां पुनः वापस आ गई। इस तरह हम दोनों रघु के घर पर 2 हफ्ते रहे। हमें पता ही नहीं चला कि यह 2 हफ्ते कैसे गुजर गए। घर से आए हमें अधिक समय बीत चुका था। दरअसल मुझे भी अपने पौत्र पौत्री आयशा और निहाल की याद आने लगी थी। अतः हम अगले दिन संजना और सानू और रघु से विदा होकर के चल पड़े। उस छोटे परिवार के 3 सदस्य हमें बस में बैठाने रोड बेड बस अड्डे तक आए। संजना अब बस चलने को हुई तो वह दीपा से लिपट करके रोने लगी। वह दीपा से बहुत प्रभावित थी, अतः अगली बार आने का जल्दी से वादा लेकर के ही मानी। रघु भी बेहद उदास था। मैंने उसे सांत्वना दी, यार रघु, तू क्यों मुंह लटका करके खड़ा है? अरे भाई साहब, अब की बार आपको और संजना सानू के साथ हमारे यहाँ जरूर आना है। दीपा ने अतिशीघ्र उनको अलीगढ़ आने का निमंत्रण दे दिया। बस चलने लगी थी, अतः हम दोनों ने हाथ हिला करके उस छोटे परिवार को बाय बाय किया। इस तरह जून की छुट्टियां का हम लोगों ने भरपूर आनंद लिया। जुलाई माह के आने पर विद्यालय पुनः प्रारंभ हो चुके थे। हमारी और दीपा की वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो चुकी थी। इस तरह समय चक्र चलता गया और अब अगले बार जून की छुट्टियां हुई तो अगली बार रघु और उसकी पुत्र वधू और सानू हमारे यहाँ अलीगढ़ घूमने आए। हमारे संयुक्त परिवार को देख करके संजना और सानू बहुत खुश हुए। वह परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल चुके थे। एक दिन हम सब परिवार के सदस्य खाना खाने डाइनिंग टेबल के पास एकत्रित हुए। मेरी माँ जी से रघु बहुत प्रभावित हुआ। वह बोला, कुमार, तुम्हारे यहाँ आकर के मुझे लगा कि मैं पुनः अपनी माँ के पास आ गया हूँ। तुम कितने बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें माँ की सानिध्यता मिली है। मेरी माँ जी ने रघु को मेरे ही समान प्यार दिया। रघु का जब भी मन होता वह माँ के कमरे में जा करके उनके पैर दबाने लगता। माँ के मना करने पर भी वह नहीं मानता और कहता, माँ, आज मुझे मेरी खोई हुई माँ मिली है तो मैं यह अवसर व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरी माँ जी भी रघु को बहुत चाहती थी। संजना जब भी मेरी माँ के निकट आती तो चुपचाप बैठी रहती। उसकी सारी वाचलता दूर हो चुकी थी। वह हमारी पुत्र वधुओं के साथ रह करके उनका व्यवहार समझने का प्रयास करती। सानू भी मेरे पुत्रों के साथ रह करके उन सब के अनुसार चलने की कोशिश करता। इस तरह पूरे जून के माह की कब छुट्टी बीती हमें पता ही नहीं चला। संजना चूंकि रुड़की में वकालत की प्रैक्टिस करती थी, अतः कोर्ट की छुट्टियां बीत चुकी थी। अतः उन लोगों को वापस जाना भी था। अतः मैंने उनको रुड़की जाने के लिए वसूदाबाद बस स्टैंड पर उस ओर जाने वाली बस में बैठाया और रघु को एवं उसके परिवार को भारी मन से विदा किया। रघु जाते जाते बहुत भावुक हो रहा था। मैंने उसे समझाया, यार, जब भी तुम्हारा मन चाहे तब आ जाया करो। बस चल चुकी थी। वह बार बार हाथ हिला रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरा कुछ रघु के साथ चला जा रहा है। इस तरह से समय बीतता चला गया और हम अपने विद्यालय के कार्य में पुनः वापस हो चुके थे। समय का खामोश चक्र बेआवाज गुजरता गया। पता नहीं कितने दिन और गुजर चुके थे कि फिर एक रात अचानक मैंने रघु को रात स्वप्न में बहुत दुखी देखा। उस रात मैं पुनः सो न सका। सुबह होते ही मैंने माँ को रात्रि के स्वप्न की बात कही। मेरी माँ जी ने मुझे सजेशन दिया, तुम अकेले 1-2 दिन को रघु के घर हो आओ, हो सकता है उसे कोई परेशानी हो। अतः मैं अगले दिन अकेला ही रघु से मिलने रुड़की चला गया। जब मैं उसके घर पर पहुंचा तो दंग रह गया। घर पर ताला लगा हुआ था और एक बोर्ड लगा हुआ था, मकान बिकाऊ है। मैंने सोचा शायद रघु और उसके बच्चे कहीं घूमने गए होंगे। अतः मैं उस पार
पार्क में बैठ करके कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने लगा, किंतु सुबह का आया मुझे अब सांझ के 6 बज चुके थे, किंतु ना ही वहां रघु आया और ना ही सानू संजना वहां आते मुझे दिखाई दिए। अब मेरा धैर्य मुझे जवाब दे चुका था, जरूर कोई कारण है। दिल में अनेक भाव जागृत हो चुके थे, अतः मन की शंका को निर्मूल साबित करने हेतु मैंने रघु के पड़ोसी से पूछना उचित समझा। इसलिए मैंने उसके पड़ोसियों के पास जाकर के पूछा तो ज्ञात हुआ रघु ने यह मकान अब छोड़ दिया है। उसके बहू बेटे ने उसे घर से निकाल करके ओल्ड एज होम में जबरदस्ती संजना के माँ और डैडी के कहने पर उसे भर्ती करवा दिया था। वहाँ उसका स्वास्थ्य और भी खराब हो गया और रघु उस सदमे को वह बर्दाश्त नहीं कर सका। वह क्षिप्त स्थिति में चला गया। अब उसका पुत्र और पुत्री वधू इस कोठी को बेचना चाहते हैं। अब तक कई ग्राहक इस कोठी को देखने आ चुके हैं। मुझे सुनकर के बड़ा दुख हुआ। जिस बेटे को रघु ने बड़े अरमानों से पाला था, आज वही बेटे ने उसे ओल्ड एज होम में छोड़ने में उसे बिल्कुल भी लज्जा नहीं आई। वाह बेटा वाह, क्या सिला दिया है तूने अपने पिता को। सोचते सोचते मेरे नेत्रों में बेबसी के आंसू उमड़ आए, मन में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। अतः मैंने उस पड़ोसी से पूछा, इस समय रघु कहाँ है? जी वह आगरा मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है, जहाँ पर उन्हें बिजली के शॉक दिए जाते हैं। मेरे दिल में एक दर्द की लकीर खींचती चली गई, मन वितृष्णा से भर उठा। अब मेरा लक्ष्य केवल आगरा जाना ही था, अतः बिना विलंब के मैं आगरा के लिए रवाना हो चुका था और अगले कुछ घंटों में मैं अपनी मंजिल पर पहुंच करके मेंटल हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलकर के मैं एक डॉक्टर के साथ रघु के उस बैरिक नुमा कमरे के सामने अन्य लोगों की भीड़ में उसे तलाशने लगा। लगभग 10 मिनट बीत चुके थे मुझे, किंतु रघु वहां कहीं नहीं दिखा। मैं निराश होकर के डॉक्टर से अन्य स्थान पर ढूंढने की कहने ही वाला था कि मेरी नजर एक कोने में गई, जहां सिमट सिकुड़ करके बैठे एक कोने में रघु की तरह दिखने वाला एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। पल भर को मेरे पैरों तले की जमीन मुझे खिसकती सी नजर आई। हे भगवान, यह तो रघु ही है। मैं अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए बैरिक नुमा कमरे की तरफ से उस ओर रघु के पास पहुंचा और हाँ, वह रघु ही था जो चुपचाप शून्य में मुझे देख करके आश्चर्य से भरा मुझे लगातार घूर रहा था। मैंने अपने बैग से केला निकाल करके डॉक्टर की अनुमति से उसकी ओर बढ़ाया। लो भाई, वह मुझे अविश्वास भरी दृष्टि से आंखें फाड़ करके देख रहा था। लो मेरे दोस्त, मैं आ गया हूँ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसकी ओर केले बढ़ाए, किंतु रघु पूर्व की तरह डरा सहमा हुआ मुझे निरंतर टकटकी बांधे देखता रहा। डॉक्टर साहब, यह बोलता क्यों नहीं है? क्या हो गया है इसे? मैंने एक श्वास में ढेर सारे प्रश्न साथ आए डॉक्टर से कर डाले थे। देखिए भाई साहब, यह मिस्टर रघु केवल दिमागी आघात से इनकी स्थिति इस समय ऐसी है। इन्हें इलाज ही नहीं बल्कि अपनों की सहानुभूति की अति आवश्यकता है। जी डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए, क्या इन्हें मैं अपने साथ ले जा सकता हूं? देखिए मिस्टर, अगर रघु आपको पहचान ले तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, किंतु अगर वह आपको नहीं पहचान पाए तो हम मजबूर हैं। थैंक यू सर, कहता हुआ मैं रघु की ओर बढ़ा। रघु मेरे यार, यह सब कैसे हो गया? मेरी आवाज लरज रही थी और आंखों से स्वतः ही आंसू बह निकले। रघु दूर कहीं दूर खो सा गया था। वह लगातार मुझे टकटकी बांधे देख रहा था, किंतु कुछ बोल नहीं पा रहा था। हाँ रघु, अपने मित्र को पहचानने की कोशिश करो। अचानक डॉक्टर ने उसका हौसला बढ़ाया। रघु ऐसा लग रहा था मानो वह अपने चेतना को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हो। लो, यह केले मैं तुम्हारे लिए लाया हूं दोस्त। मैंने रघु को केले देने का प्रयास किया। एक बार रघु ने मेरे हाथ से केले ले लिए। वह कुछ अस्पष्ट भाषा में बुदबुदाया। मैं उन शब्दों का अर्थ नहीं समझ सका। वह मेरी ओर अब लगातार देख रहा था। रघु, क्या देख रहे हो? मैंने उसका हाथ पकड़ करके कहा। आप वह अस्फुट शब्दों में बोला, रघु मैं तुम्हारा दोस्त कुमार हूँ। मैंने आपको कहीं देखा है। रघु मस्तिष्क पर जोर डालता हुआ बोला। वेरी गुड रघु, तुम पहचानने की कोशिश करो, डॉक्टर बोला। रघु कुछ देर देखता रहा और फिर कुछ सोच करके धीमे स्वर में बोला,
आप कुमार, वह कहते कहते जोर से हाँफने लगा। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब यह हाँफ क्यों रहा है, क्या हो गया इसे? डोंट वरी मिस्टर कुमार, वह अपने दिमाग को जागृत करना चाहता है। यह आपका प्रयास अद्वितीय है। जी सर, आपको धन्यवाद। डॉक्टर की बात सुन करके मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। मैं भगवान से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मेरा मित्र रघु अतिशीघ्र स्वस्थ हो जाए। मैं मन के विचारों में घिरा, पता नहीं कब तक विचारों में खोया रहता कि मुझे रघु ने झिझोड़ करके कहा, कुमार मुझे आशा नहीं थी कि अब तुम मुझे पुनः मिल पाओगे। मैं चौंक करके रघु को देखने लगा। वह मुझसे लिपट करके रो रहा था। उसकी आंखों से निकलने वाले आंसुओं ने मुझे भी मोम बना दिया। उसकी दर्द भरी कहानी और ऐसी दशा देख करके सुन करके मैं अपने आंसुओं को बहने से रोक ना सका। चल कुमार, मुझे अब यहाँ से ले चल, वरना मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। मैंने डॉक्टर साहब से अनुरोध किया और कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करके रघु के कहने पर उसे मेरे साथ सुपुर्द कर दिया गया और हम दोनों अतिशीघ्र आगरा से अलीगढ़ उसी रात घर वापस आ गए। मेरे घर के सदस्यों के बीच आकर के कुछ ही दिनों में वह नॉर्मल हो करके सभी के साथ हंसी खुशी से रहने लगा। मैंने उसके पुत्र और पुत्रवधू के कुकर्मों की बात घर के किसी भी सदस्य को नहीं कही थी। एक दिन रघु सुबह से बिना कुछ कहे गायब हो गया। जब मैं विद्यालय से घर आया तो मैंने माँ से रघु के बारे में पूछा। माँ, रघु नहीं दिख रहा है। माँ जी ने उसके बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। उस दिन घर के सभी लोग चिंतित होकर के रघु के बारे में बैठे सोचते रहे। मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे ढूंढूं। मैं अपने दोस्त को इसी उधेड़ बुन में लगा था कि रघु घर में वापस रात्रि के 9 बजे लौट आया। घर में पुनः एक बार खुशी लौट आई थी। मुझे रघु के बिना बताए चले जाने पर बेहद गुस्सा आ रहा था, पर मैं चुपचाप डाइनिंग टेबल पर खाने पर शामिल हुआ। माँ जी रघु मेरे बेटे खाना खा रहे थे, अतः मैं उनका साथ दे रहा था। तभी माँ ने मुझे टोका, कुमार बेटा खाना खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रघु बोला, क्या बात है कुमार भाई, कुछ नहीं तो खाना खाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या वजह है? कुमार बेटा खाना खाओ, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। रघु बोला, क्या बात है कुमार भाई, कुछ नहीं तो खाना खाओ, अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, वजह क्या है? कुछ नहीं, मैंने संक्षिप्त उत्तर दिया। भाई साहब, आपकी वजह से आपके मित्र बहुत दुखी थे, वह आपको लेकर के बहुत चिंतित थे। दीपा एक सांस में बोलती गई, ओह सो सॉरी कुमार, मुझे माफ कर दे यार, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। रघु अपने कान पकड़ करके बोला। रघु के इस तरह कहने पर मुझे थोड़ी शांति हुई। इस तरह इस घटना को बीते 2 माह बीत चुके थे। समय धीरे धीरे गुजरने लगा था कि अचानक एक रविवार वाले दिन मेरे घर के सामने एक पुलिस की जीप आकर के अकस्मात रुकी और अगले पल उसमें से एक इंस्पेक्टर 2 कांस्टेबल धड़धड़ाते हुए उतरे। क्या आप ही मिस्टर कुमार हैं? आते ही उन्होंने मुझसे प्रश्न किया। उस समय मैं और रघु हम दोनों बैडमिंटन खेल रहे थे। मैंने इंस्पेक्टर पर सरसरी दृष्टि डाली। जी साहब कहिए, हमें आपके खिलाफ एक कंप्लेंट मिली है। जी सर, क्या मैं जान सकता हूं कि मेरे खिलाफ क्या कंप्लेंट है और किसने की है? जी हाँ, आपके खिलाफ रघु के पुत्र और पुत्रवधू ने कंप्लेंट लिखवाई है कि आपने उनके पागल पिता को अपने साथ जबरदस्ती रख लिया है और उसकी सारी चल अचल संपत्ति को बहला फुसला करके अपने नाम वसीयत करा ली है। मैं अपने खिलाफ लगे आरोप से सन्न रह गया, जिसका मुझे स्वप्न में भी कोई जानकारी नहीं थी। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं पागल दिखता हूँ? जी नहीं, पर आप कौन हैं? मैं वही दुर्भाग्यशाली पिता हूँ जिसकी संतान ने मेरे देवता जैसे मित्र पर अपनी गंदी सोच का कीचड़ उछाला है। ओ सॉरी, आप मिस्टर रघु हैं? प्लीज आप अपना बयान हमें दर्ज कराइए। आइए सर। मैंने इंस्पेक्टर से ड्राइंग रूम की ओर संकेत करते हुए कहा। विस्तृत जानकारी लेने के बाद उन्होंने उस बयान पर रघु और मेरे हस्ताक्षर कराए और वह अपने दल बल के साथ वापस चल पड़े।
इस तरह मुझे रघु के एकाएक गायब होने का राज मालूम हो चुका था। मैंने रघु को समझाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। वह बार बार कहता रहा, मेरा कोई नहीं है, ना कोई बहू और ना कोई बेटा। मैं उन दोनों के लिए मर चुका हूँ और वह मेरे लिए। लेकिन भाई मुझे तो तू यार बख्श दे। मैंने उसे बहुत समझाते हुए कहा, पर वह बार बार कहता, जो विपत्तियों में साथ देता है वही मेरा अपना है। ठीक है, पर तुम मेरी एक बात मान लो। क्या? वह मेरी ओर देख करके बोला, यही कि तुम अपनी चल अचल संपत्ति को मेरे नाम से ट्रांसफर कर उसे अपने बेटे के नाम कर दो। नहीं कुमार, मैं यह कभी भी नहीं भूल पाऊंगा कि मेरे अपने खून ने मुझे ओल्ड एज होम में भेजने और पागल करार दे करके पागल खाने में भेजने के साथ ही मेरी सारी संपत्ति को बेचने का षड्यंत्र रचना यह किसकी दिमाग की उपज है, तुम्हें नहीं पता है। वह क्रोधावेश में उच्च स्वर में चिल्लाते हुए बोला, ठीक है यार, पर मैं और मेरी जमीर तेरे इस कृत्य को स्वीकार नहीं कर रहा है और ना ही मैं इस संपत्ति का आकांक्षी हूँ। मैंने उसे निर्लिप्त भाव से देखा। अगर तू इसे स्वीकार नहीं करेगा तो भी मैं उन दोनों को कभी भी उस संपत्ति को उनको नहीं दूंगा। मैं ऐसे औलाद को सबक सिखाने हेतु अपने जीते जी उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दूंगा। मैं जानता था कि रघु जिद्दी है, उस पर मेरी किसी बात को मानने का कोई असर नहीं हुआ और अगली अदालती कार्रवाई पर उसने अपनी सारी चल अचल संपत्ति को स्वेच्छा से सरकारी खजाने में जमा करने की अर्जी दे दी। अंत में सानू संजना को मुंह की खानी पड़ी। रघु को पागल करार दे करके उसकी संपत्ति को जबरदस्ती बेचने को लेकर के कोर्ट ने दोनों को सजा के साथ जुर्माना भरने की सजा दी। सब कुछ खत्म हो गया था, सब शांत हो गया था, मानो सब कुछ वक्त के साथ ठहर गया हो। मैं और मेरा मन अक्सर तन्हाइयों में एक दूसरे से सवाल करते, क्या रघु का यह कदम उचित था? नहीं, इतनी बड़ी सजा उसे नहीं देनी चाहिए थी अपने बच्चों को। तो मन मुझसे सवाल करता, क्या उन दोनों ने जो बूढ़े रघु के साथ किया वह उचित था? क्या हो गया है हमारी अपनी संतान को, जिनमें अपने माता पिता के प्रति इतनी सिंपैथी भी नहीं है? क्या यही है मनी माइंड होने का दुष्परिणाम? क्या हमारी संस्कृति को छोड़ करके, क्या हमारी संस्कृति को छोड़ करके विदेशी सभ्यता को अपनाने का परिणाम यही है ओल्ड एज होम? क्या अब आगे भी यही होगा? माता पिता द्वारा अपने नैतिक गुणों को, अपनी परंपरा को अपनी संतान में न देने का परिणाम? ढेर सारे ऐसे अनुत्तरित प्रश्न मेरे सम्मुख मुंह बाए खड़े थे और मैं उनका समाधान ढूंढ रहा था। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।